फटाफट से उसको पढ़ लो बेटा, एक दो क्लास से मिलेगी फिर वो रह जाएगा, तुम्हारा चैप्टर रह जाता है। पेपर बाद में करेंगे सोल्व, पेपर कर दूंगा मैं सोल्व, आप टेंशन मत लो। हाँ, उस पेपर को आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल करवा दूंगा, सोल्व करवा दूंगा। अब फटाफट से निकालो आप, आज आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं है अपने को, जल्दबाजी का काम नहीं है। शुष्क सेल था क्या? अब देखो बेटा, क्योंकि एक दो क्लास फिर आपकी क्लास में बीच बीच में रुक जाती है, 2-3 बार रुक गई। एक बैच तो ऐसा है जिसमें 1.5-2 महीने से चल रहा है और अभी भी नहीं हुआ, अब वापस क्लास लगाइए, तो कुल मिलाकर के ये एक बार सिमट जाए ना तो फिर अपन कर लेंगे। अब देखो शुष्क सेल की बात है, ध्यान से समझना एक बार फटाफट से, ताकि मैंने बताए थे 2 सेल। हाँ आइए, इसके अंदर ही है ना आवाज वाला? हाँ ठीक है, फिर मैंने बताए थे 2 प्रकार की बैटरियां, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीय। प्राथमिक के जो ऐसे जिनको एक बार डिस्चार्ज होने के बाद में दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि एक बार डिस्चार्ज होने के बाद हम उनको काम में नहीं ले सकते, और एक ऐसे सेल जो डिस्चार्ज हो जाते हैं वापस चार्ज हो जाते हैं, उनको द्वितीयक सेल या द्वितीयक बैटरी कहते हैं। प्राथमिक सेल है तो उनमें एक ही तरह की अभिक्रिया, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक बार डिस्चार्ज हो गया तो इसका मतलब एक ही तरफ जाएगी अभिक्रिया, और जो दोबारा से चार्ज हो जाए उसके अंदर दोनों प्रकार की अभिक्रिया होंगी। तो जो प्राथमिक सेल है एक की तरफ जा रहा है उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? अनुत्क्रमणीय है, और जो दोनों तरफ चलती है वो उत्क्रमणीय है। अब उनमें प्राथमिक के अंदर 2 उदाहरण थे अपने पास में, 2 उदाहरण, एक तो शुष्क सेल और एक था मरकरी सेल, ये 2 उदाहरण थे। शुष्क सेल जो अपने इस घड़ी में, दीवार घड़ी में जो डला हुआ है वो शुष्क सेल है। टीवी रिमोट के अंदर जो आता है वो शुष्क सेल है। देखो रिमोट में भी 2 प्रकार के सेल आते हैं आजकल, एक पतले सेल हो रहे हैं छोटे, और बड़े भी आते हैं, वो दोनों शुष्क सेल है। एक जैसे बैटरी आती है बड़ी बैटरी, उससे थोड़ी मोटे टाइप के सेल आते हैं जो रेडियो में डलते थे, देखा है क्या आपने? हाँ, वो सेल भी शुष्क सेल है। समझ गए चीज? मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो कुल मिला करके जो शुष्क सेल है वो प्राथमिक है, इनको एक बार काम में लेने के बाद इनको फेंक दिया जाता है। डिजाइन नहीं देखनी, मैंने कल भी परसों बताया था। हाँ, क्योंकि डिजाइन तो इनकी इसके अंदर डला हुआ है, उसकी भी वैसी है, पेंसिल सेल जिसको ये बोलते हैं, टीवी रिमोट में डलता है, लेकिन ये द्वितीयक है। ये कैसा है? द्वितीयक, ये चार्ज होता है। तो जो प्राथमिक सेल के अंदर जो शुष्क सेल है, उस शुष्क सेल के अंदर इस प्रकार का एक बॉक्स बनाया मैंने, ध्यान से समझना, इस प्रकार का एक बॉक्स, और इस प्रकार का बॉक्स नहीं बनाया, थोड़ा और बढ़िया बनाता हूं। इस तरीके का एक सेल बनाया, गोल सेल देखा है ना अपने, गोल। उस सेल में, गौर से मेरी बात को समझ लेना, उसके अंदर बीच में थोड़ा साइड में ये मैंने 3 भाग नहीं करे बेटा इसके, ये एक जो है इसके बीच में एक केंद्र है और बाकी चारों तरफ का भाग है। तो चारों तरफ वाला है वो, तो ये दोनों तरफ वो है, और ये बीच में है जिसके अंदर एक रोड लगी होती है, सेल को तोड़ करके देखा होगा आपने, ब्लैक कलर की। वेरी गुड, वो ब्लैक कलर की रोड है, वो इसके अंदर लगी हुई रहती है, इसके अंदर लगी हुई। ये कार्बन की बनी होती है, किसकी वजह से बेटा? कार्बन की, कार्बन ग्रेफाइट जिसको अपन बोलते हैं, उसकी बनी हुई होती है, कार्बन की। ये कार्बन या
ग्रेफाइट, कार्बन या ग्रेफाइट की बनी होती है। और इसके ऊपर इस तरीके से केप लगी होती है, और उस केप के ऊपर जब आप नया सेल लाते हो तो उसके ऊपर प्लास्टिक का सा कवर लगा होता है, प्लास्टिक की कवर लगा होता है। वो इसलिए होता है कि भाई सेल यदि किसी धातु के साथ टच करेगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा, इसलिए डिस्चार्ज नहीं हो, हम ला करके उसको तोड़ करके काम में ले लेते हैं। इसके ऊपर यहां प्लस होता है बेटा, क्या होता है, और सेल के पीछे की तरफ क्या होता है, माइनस होता है। ये जो प्लस है, कार्बन है, ये किसकी तरह काम करता है, ये कैथोड की तरह काम करता है। और मैं पहले ये बात लिखवा चुका हूं क्या, कि जितने ये सेल पढ़ रहे हैं अपन, गैल्वेनिक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बताया ना मैंने। और गैल्वेनिक सेलों में कैथोड क्या होता है, प्लस होता है, समझ गए चीज। तो जो प्लस वाला सिरा होता है सेल के ऊपर वाला, वो होता है कैथोड, क्या होता है, कैथोड, प्लस होता है। और कि फिर माइनस कौन है, तो ये पात्र जिसका बना हुआ है ना, ये पात्र बना हुआ है बेटा जिंक का पात्र, किसका बना हुआ है, जिंक का पात्र। और ये जिंक का पात्र है, ये जिंक का पात्र ही किसका काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है, किसका काम, एनोड। और एनोड किसका है बेटा, माइनस का है, समझ में आई क्या मेरी बात। तो ये जेडन का पात्र है। इस तरीके की एक संरचना होती है शुष्क सेल की। इसके जो बाहर वाले भाग है, ये वाले बाहर वाले भाग, जिसको अपन बाहर वाला चाहे ये कह दो और चाहे ये कह दो, एक ही बात है। इस बाहर वाले भाग में अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का विलयन भरा हुआ रहता है बाहर वाले भाग में। बाहर वाले भाग में क्या भरा रहता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है, इनका दोनों का पेस्ट मिला करके भर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। और जो अंदर वाला भाग है, अंदर वाला भाग ये वाला, इसके अंदर, इसके अंदर भरा हुआ होता है MnO, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का पेस्ट भरा होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट भरा होता है। झूठ बोल रहा हूं क्या मैं, हाँ। तो इस तरह का एक सेल होता है जो शुष्क सेल होता है, लगभग 1.5 वोल्ट का ये विभव देता है। कितना देता है बेटा, 1.5 वोल्ट का लगभग विभव ये देता है। जितने भी सेल उठा के देखोगे आप, उनके ऊपर 1.5 वोल्ट लिखा हुआ आता है। समझ गए मेरी बात। इसमें से क्या क्वेश्चन आता है, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता। क्रिया जो अभिक्रिया है ना, कई बार वो अभिक्रिया पूछ लेता है बस, केवल, और कोई जरूरत नहीं है। फटाफट 2 मिनट में चित्र बना लो, फटाफट, फिर मैं लिखवा देता हूं। 2 मिनट में बना लेंगे। किताब लाए हो क्या कोई, कहां है, पकड़ाओ मेरे को। चित्र बना देंगे 2 मिनट में, 1 मिनट तो हो गई। और फिक्स 1 मिनट बाद लिखवाना शुरू कर दूंगा। देख कितना सुंदर सुंदर बना रही है, जल्दी से बना ले।
हो गया? चलो अब 2-3 बातें लिखो इसमें, फिर अभिक्रिया लिखते हैं। लिखो फटाफट से। इसे इसे लेक्लांसे सेल भी कहा जाता है। लेक्लांसे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी, इसलिए इसको लेक्लांसे सेल भी बोलते हैं। इसे लेक्लांसे सेल के नाम से जाना जाता है। लेक्लांसे सेल के नाम से जाना जाता है। ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं बेटा, ये यहां पर मैंने सारी बात बता दी। 2-3 बातें भाई। ग्रेफाइट होता है, कार्बन वो किसका काम कर रहा है? कैथोड का प्लस होता है। और जिंक का पात्र किसका काम करता है? एनोड का, जो माइनस होता है। इस बाहर वाले भाग में ये भरा होता है, अंदर वाले भाग में ये भरा हुआ होता है। तो ये यहां से याद हो जाएगा। अभिक्रियाएं लिखो। अभिक्रियाएं, अभिक्रियाओं में अब देखो एक एक चीज समझते हुए लिखना है। एनोड पर अभिक्रिया, एनोड प्लस है या माइनस? क्या है? माइनस। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है या अपचयन? क्या होता है? ऑक्सीकरण। एनोड किसका बना हुआ है? जिंक का बना हुआ है। तो सीधी सी बात है, जिंक का ऑक्सीकरण होगा। जिंक का क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो वेरी गुड। तो ये अभिक्रिया इतनी सी है कि Zn जो है वो Zn+2 में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा बेटा? +2 में। और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बाहर। ये हो जाएगा ऑक्सीकरण। एक तो छोटी सी अभिक्रिया ये हो गई। लिख दो फटाफट से, लिख दो, साथ साथ लिखते जाओ। हो गए? अब कैथोड, कैथोड की तरफ सेल में देखोगे आप तो कैथोड की तरफ बेटा MnO2 डाला गया था। देखो गौर से, कैथोड की तरफ डाला गया था ना MnO2। यहां पर NH4+ अमोनियम होता है, जो कहां से आता है? इस अमोनियम क्लोराइड से आता है। ये अमोनियम क्लोराइड अपने मतलब सारे अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड जब आयनों में टूटता है तो बनता है बेटा NH4+ और Cl-। तो यहां से यहां का MnO2 यहां इस अमोनियम से क्या करता है? अभिक्रिया करता है इसके अंदर, और अभिक्रिया करता है। इधर से ले लेता है 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से ले लेता है 2 इलेक्ट्रॉन। इज इक्वल, दिखने में अपने को यह लग रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन अमोनियम ले रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। गौर से बात को समझना है। ये जो बनता है ये बनता है Mn2O3। अब देखो कि Mn2O3 बन रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि Mn का ऑक्सीकरण अंक यहां +4 है?
कह सकता हूं? और यहां Mn का ऑक्सीकरण कितना है? गौर से देखो, कितना है? कितना है? +3। ये तो 0 से +2 में जा रहा था और ये +4 से किस में जा रहा है? +3 में जा रहा है। तो क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। समझ गए? यहां पर Mn 2 है तो उधर भी तो 2 होने चाहिए ना, नहीं होने चाहिए क्या? तो यहां पर क्या कर देते हैं? Mn2MnO2 कर देते हैं। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 3। और उधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4। बात सही है क्या? अब यहां से मैं NH3 और निकाल दूं, कितने N निकल गए? एक ही था, एक इधर आ गया, एक H प्लस एक H निकल गया यहां से। यहां पर मैं 2 ले लूं और यहां 2 कर दूं, कितने H निकले बताओ? सोच करके देखो। अरे N 2 आ गए यहां पर, H कितने थे? 8। प्लस अलग कर दो, H कितने हो गए थे? 8। और प्लस के कितने हैं? 2। प्लस का 1 और 1 2। N 2 ले लिए मैंने यहां, H कितने ले लिए? 6। कितने H बचे? 2 और 1 बचा OH2। समझे? अब अपने को ये पता लगे कि भाई ये जो +4 है वो +4 किस में चला गया बेटा? +3 में। तो यहां +4 से +3 का मतलब क्या हो गया? अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। तो यहां से 2 क्वेश्चन तो ये है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा था? Zn का। किसका हो रहा था? Zn ऑक्सीकरण हो रहा था। और MnO2 आ जाए या तो पूरा, और या फिर Mn+4 आ जाए। Mn+4 अपचयित हो रहा था किसमें? Mn+3 में। ये अभिक्रिया इसके अंदर होती रहती है। लिख लो फटाफट से, फटाफट लिख दो। क्या हो गए? लिख दिया तो मौज कर दी। क्या कर दी? मौज कर दी। ये तो ऑक्सीकृत हो गया, ऑक्सीकरण हो रहा है ना ये, तो ये Zn ऑक्सीकृत हो रहा है, Zn ऑक्सीकृत। और ये Mn क्या हो रहा है? अपचयित। अपचयित हो रहा है। याद रखना है ये। क्या रखना बेटा? याद रखना है। हाँ, बुढ़ापे तक चाहिए, बुढ़ापे तक चाहिएगा ये। मेरे को नहीं चाहिए, क्या देखो कुछ काम आ रहा है मेरे, पर आपको आएगा नहीं। आपके 2 साल पहले का याद नहीं है, 10th में क्या पढ़े थे? मैं और कईयों को तो याद ही नहीं रहता। एक उधर रघुनाथपुरा में 11th क्लास में एक बच्चा था, मैंने उसको पूछा कि 10th में कितने परसेंटेज थे? तो बोला सर याद नहीं। अब 3-4 महीने पहले का, ऐसा पॉसिबल है नहीं, दुनिया में होता नहीं है कि भाई किसी को 10th की परसेंटेज याद ना हो, क्योंकि आपके पास में 2 ही तो मार्कशीट आई आज तक, 10th और 12th, वो तो याद ही सब। तो अब 2 ही कारण थे, 2 ही कारण थे कि या तो वो बच्चा बहुत होशियार समझता है, सर को बेवकूफ समझता है, क्यों? और या फिर उसके वास्तव में याद नहीं है। और बेटा जब 3 महीने पहले 4 महीने पहले 10th क्लास पढ़ी है हमने, और वो उसके परसेंटेज अपने को याद नहीं है, तो मेरे हिसाब से साइंस नहीं पढ़नी चाहिए उसको। गलत कह रहा हूं क्या? और यदि पता है तो फिर उसमें शानपत लगाने की क्या जरूरत है? मेरे परसेंटेज कितनी है? मैं बार बार झूठ बोल रहा हूं। कोई ये पूछ बच्चे मुझे, तो मैं कुछ और बता दूं, इसको कुछ और बता दूं, उसको कुछ और बता दूं। झूठ बोलने के लिए याद रखना पड़ेगा कि मैंने कितनी जगह झूठ बोला है, और सच बोलने के लिए कभी याद नहीं रखना पड़ता। इतनी बड़ी क्वालिटी है सच बोलने में।
मेरी जितनी परसेंटेज है, इसने पूछा उतनी बताई मैंने, 5 लोग और पूछेंगे तो भी उतनी बताऊंगा। फिर कहोगे सर आपने वहां तो उतनी परसेंटेज बताई थी, नहीं बताई, इतनी बताई थी, इतनी है मेरे। लेकिन जगह जगह झूठ बोलूंगा ना, जैसे वाइवा होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, तो आप झूठ बोल जाते हैं ना। वो पूछता है एग्जामिनर, पर आप तो वाइवा होते नहीं होंगे, होते हैं प्रैक्टिकल में। हाँ, तो फिर वो एग्जामिनर पूछता है 10th में कितने परसेंटेज ही, तो 60 वाला तो 80, 70 वाला 85, 80, और बताते भी डिजिट ऐसे बताते हैं 87, जैसे तो बनी हुई है। बेटा सामने वाला बेवकूफ नहीं है, बस ये है कि आप समझ रहे हो, है ना। तो अपने को इतना ज्यादा लगाना नहीं दिमाग, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही लगा लेना है। कौन ऑक्सीकृत हो रहा था, कौन ऑक्सीकृत हो रहा था, जिंक ऑक्सीकृत हो रहा था। अपचयित कौन हो रहा था, MnO2 या Mn+4 या मैग्नीज, मैग्नीज +4 से किस में जा रहा था, +3 में। बस ये याद रखनी। यहां जो अमोनिया बनती है और जो Zn+ बनता है, ये दोनों इसके अंदर अभिक्रिया कर रहे होते हैं, और Zn+2 और अमोनिया अभिक्रिया करके बनाते हैं Zn+2 प्लस अमोनिया। इसके 4 अणु ले लेते हैं। उपसहसयोजक यौगिक पढ़ लिया क्या, अरे पढ़ लिया, ZnNH3 और +2 चार्ज है वो यहां पर आगे, देखो गौर से आगे। और ये एक संकुल यौगिक बन गया, क्या बन गया, संकुल यौगिक, पढ़े होंगे आपने, संकुल यौगिक बन गया। उपसहसयोजक यौगिक बोलते हैं। नाम की जरूरत नहीं है यहां पर, आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कई सोच रहे हो कि सर को नहीं पता होगा, बता देता हूं। हाँ, मन में डाउट कई आ ही जाते हैं। ये है NH3 है, लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, लिगेंड के साथ में संख्या का उल्लेख किया जाता है, 4 है तो टेट्रा लगेगा, टेट्रा एमीन, एमीनो नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव लिगेंड के साथ में ओ लगाया जाता है। टेट्रा एमीन, ये है जिंक, जिंक के साथ में एट नहीं आएगा क्योंकि संकुल के ऊपर यदि नेगेटिव होता है तो केंद्रीय धातु के साथ नाम के अंत में एट लगा दिया जाता है, तो जिंक का जिंक रहेगा। और जब केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं तो उसके साथ में छोटे कोष्टक में रोमन संख्या में ऑक्सीकरण अंक को लिखा जाता है, तो यहां आ जाएगा सेकंड, क्या आ जाएगा, सेकंड। और यदि किसी संकुल के ऊपर यदि कोई आवेश नजर आता है तो उसके नामकरण के अंत में आयन लिख दिया जाता है, समझ गए चीज। तो इसका नाम बन गया टेट्रा एमीन जिंक सेकंड आयन, क्लियर। तो ये जो बना है वो संकुल यौगिक बना है, क्या बना है, संकुल यौगिक बना है। कुल मिलाकर के बात ये है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब कोई प्राथमिक सेल होता है, शुष्क सेल, वो धीरे धीरे खराब होता रहता है। जिस दिन वो बना था उस दिन से लेकर के वो धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। आप उसको काम में ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। यदि काम में ले रहे हैं तो वो जल्दी अपघटित हो जाता है, और काम में नहीं लेते हैं तो धीरे धीरे अपघटित होता रहता है। मतलब सेल जिस दिन बन गया उस दिन से ही खराब होना शुरू हो। तो पहली बात कि क्या खराब हो रहा है, तो खराब ये हो रहा है कि इसके अंदर जो अमोनिया होती है, अमोनियम क्लोराइड, उससे ये जो जिंक का पात्र बना हुआ है, ये जिंक का पात्र धीरे धीरे क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, छिद्र हो जाते हैं इसके अंदर, इसको संक्षारित बोल देते हैं। ये Zn संक्षारित होता रहता है, समझ गए, जिंक का पात्र, जिससे ये जो अंदर वाला लिक्विड है ये बाहर आ जाता है। जब सेल खराब हो जाता है तो देखना आप इसमें लिक्विड बाहर आएगा, बिल्कुल दब जाएगा वो सेल खराब हो चुका है। जब हम सेल पर किसी भी चीज को खरीदते हैं तो वहां पर 2 चीजें होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है MFG, और एक एक्सपायरी डेट होती है। हमेशा चीजें मैन्युफैक्चरिंग डेट से खरीदनी चाहिए, ना कि एक्सपायरी डेट से। लेकिन कौन समझाए इस चीज को, इतनी चीजें पढ़ते हो लाइफ में पर उसको काम में नहीं लेते हो। किसी की एक्सपायरी डेट है दवाई की कि 3 महीने बाद, आप कहते हो कि एक्सपायरी तो नहीं है, वो कहते नहीं अभी तो 3 महीने पड़े हैं, और आप ले आते हो। बाद में पता लगता है कि एक्सपायरी तो हो रही है मार्च 2025 में और बनी हुई है मार्च 2022 में। थोड़ा सा गौर किए होते इस बात को कि मार्च 2022 में जिस दिन बनी थी उस दिन उसके काम करने की कैपेसिटी 100% थी, और धीरे धीरे कैपेसिटी में कमी आ रही है, तभी तो एक्सपायर हो रही है, वो हो रही नहीं हो रही। अब वो 3 महीने बाद एक्सपायर होने वाली, तो लेकर के भी वो कौन सी काम आने वाली है, बात समझे। तो हम हमेशा चीजें जब अपन खरीद रहे होते हैं तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग डेट से खरीदते हैं।
कई बार दीपावली, होली दीपावली पे अपन सफाई कर रहे होते हैं, तो सेल, घड़ी में सेल नहीं है तो अपन कहते हैं नया सेल ला करके डालते हैं, दुकान से लाकर सेल डालते हैं, और वो सेल 2 महीने बाद खराब हो जाता है, पूरा हो गया। फिर दूसरे दुकान से लाते हैं और वो 2 साल चल जाता है। अब माइंड में क्या हो जाता है, उस दुकान से मत लाना, वो नकली रखता है और वो वाला असली रखता है। नालायक को, इस दुकान वाले ने भी सेल वही निप्पो का दिया था, इसने भी वही निप्पो का दिया था, ना तो इसने कंपनी खोल रखी है ना इसने कंपनी खोल रखी, वो एक ही जगह से बन के आ रहा है। फर्क इतना था कि इस दुकान वाले के पास जो सेल लाए गए थे उसने 1.5 साल पहले लाया था और वो बिके नहीं। ये जो है अभी परसों ही लेके आए और आप खरीद के ले आए, इसलिए उसकी कैपेसिटी क्या थी, ज्यादा थी। समझ गए चीज? तो ये बहुत सारी चीजें होती है साइंस के अंदर। कुल मिलाकर के बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। लिख लो फटाफट इसको, ये दोनों अभिक्रिया जल्दी से लिख दो। हो गए? हो गए? बस नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो, जल्दी लिखो। इस सेल का विभव, इस सेल का विभव, इस सेल का विभव लगभग 1.5 वोल्ट होता है। इस सेल का विभव लगभग 1.5 वोल्ट होता है। 1.5 वोल्ट होता है। उपयोग लिखो उसी के, अभी ये नहीं लिखना। उपयोग लिखो, दीवार घड़ी, कोमा, टीवी रिमोट, टीवी रिमोट, कोमा, बच्चों के खिलौने, बच्चों के खिलौने, कोमा, रेडियो, रेडियो आदि में शुष्क सेल उपयोग किया जाता है। किया जाता है। ठीक है? बस दूसरा सेल लिखो, मरकरी सेल। मरकरी सेल, मरकरी सेल। दूसरा लिखो मरकरी सेल। अब सुनना, मरकरी सेल जो है वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होते हैं ना, उनमें काम आते हैं। बटन सेल जानते हो ना, इन घड़ी में काम आता है छोटे वाला सेल। हाँ, तो ये 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा हुआ था ये एग्जाम में, और वो ये पूछा गया था कि स्वर्ण यंत्रों में, सुनने वाले यंत्रों में कौन से सेल का उपयोग किया जाता है। अब ये बात मैं स्टार्टिंग से हमेशा से कहता हूं कि बेटा एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आने वाला है।
एनसीईआरटी में मरकरी सेल के उपयोग में केवल एक ही लाइन लिखी हुई थी, एक ही लाइन साफ साफ लिखी हुई है कि मरकरी सेल स्वर्ण यंत्र, घड़ी आदि जैसी विद्युत की कम मात्रा की आवश्यकता वाली युक्तियों में उपयोग किया जाता है। अब ये सुनने वाले यंत्र कौन से हैं? जैसे जो जिन लोगों को थोड़ा कम सुनता है ना, वो एक मशीन रखते हैं, मशीन, उनमें ये पहले के टाइम की भाषाएं हैं। आजकल तो ब्लूटूथ वगैरह वो आ गए, उनमें भी छोटे आ गए, लेकिन ये मत समझना ब्लूटूथ चार्ज भी होता है, इसलिए वो द्वितीयक सेल के अंदर आ गया। तो उपकरण दो तरह के हैं, एक ऐसे उपकरण हैं जिनमें छोटे सेल डलते हैं लेकिन वो चार्ज नहीं होते, जैसे ये वाले हैं, इस घड़ी का चार्ज नहीं होता। लेकिन आजकल घड़ियां भी ऐसी आ गई है जो चार्ज होती है। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, तो ये मत समझना कि अब एक क्लास में बच्चे ने बोल दिया तो सर इसमें द्वितीयक सेल आ गया। मैंने उसको कहा था बेटा डिजाइन नहीं देखनी तेरे को, स्टार्टिंग में कहा है, मैकेनिज्म देखनी है। कुल मिलाकर के जो सेल चार्ज हो रहे हैं वो द्वितीयक है सारे, और जो नहीं हो रहे वो प्राथमिक। अब मैं कहूं कि ये क्या है, तो ये प्राथमिक है इस घड़ी में। लेकिन अपन जो कानों में लगाते हैं ईयरफोन, जो ईयरबड, जो जिनमें ब्लूटूथ आता है, तो ब्लूटूथ है तो वो तो चार्ज होता है, इसका मतलब उसमें कौन सी सेल है? द्वितीयक सेल है, वहां द्वितीयक बैटरी है। क्या है? द्वितीयक बैटरी। मेरी बात समझ गए? तो ये स्वर्ण यंत्र इसलिए है कि पहले जो सुनने के यंत्र थे उनमें वो सेल काम आते थे जो चार्ज नहीं होते थे, उनकी बात की जा रही है। उसमें चित्र वगैरह इसका कोई आता नहीं कभी। एनोड काम की बात यहां लिख दी मैंने। एनोड का काम तो कौन करेगा? ZnHg। ZnHg पता है अपने को? जिंक अमलगम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? जिंक अमलगम। पढ़ाया है मैंने पीछे रेडॉक्स में। जिंक अमलगम कैथोड का कार्य करता है HgO और कार्बन का पेस्ट, और अपघट्य पदार्थ का काम करता है KOH और ZnO का पेस्ट। पहले ये लिख लो तीनों फटाफट से, फटाफट लिख लो। जिस लास्ट वाली क्लास में सुनील सर क्या पढ़ाएंगे बेटा? सुनील सर हैं तो सुनील सर पढ़ाएंगे। हाँ, उनसे पूछना क्या पढ़ाएंगे, और पढ़ाएंगे वो सामने आ ही जाएगा। नाई से पूछे बाल कितने, वो कहता है बेटा 2 मिनट रुक सामने आने वाले। मतलब ये तो मैंने देख लिया कि चिंता और चीज की ज्यादा होती है ना? मतलब जो चल रहा है उसकी चिंता नहीं है। एक आदमी के पास, लिखते रहना, एक आदमी के पास में 11 महीने का अनाज था, 1 महीने का नहीं था, तो वो चिंता में था कि 11 महीने का है, 1 महीने तो अपने को भूखे मरना पड़ेगा। तो सलाह देने वाले भी ऐसे ही थे उसको। बोला यार 11 महीने का है तो 1 महीने तो भूखा तो मरना ही पड़ेगा, चाहे वो पहले भूखे मर लेते बाद में मर ले। तो सलाह देने वाले ने कह दिया कि बाद में कि हमेशा चिंता ही सताएगी, तो 1 महीने पहले भूखे मर ले ताकि आराम से 11 महीने बैठे बैठे खाएगा, टेंशन नहीं होगी। और मर गया वो। 11 महीने का कौन खाएगा है? तो जब तक 11 महीने का खा रहे होते तब तक सोच रहे होते ना, तो 1 महीने का जुगाड़ हो जाता। तो जो चीजें हैं सामने पहले उनकी इज्जत करो, जो आने वाली है होने वाली है ना, उनका सॉल्यूशन उसी टाइम हो जाएगा। हो गए? चलो तीनों लिख लिए? लिखो अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं, ये स्वर्ण यंत्र ये मैं लिखूंगा बाद में, पहले अभिक्रियाएं लिख लो, लास्ट में लिखवा दूंगा उपयोग में। अभिक्रियाएं, अभिक्रियाओं में एनोड पर अभिक्रिया होगी। एनोड पर बेटा ऑक्सीकरण होगा या अपचयन? ऑक्सीकरण होगा। अभी देखेंगे हम कहां कहां ऑक्सीकरण होता है। लिखते जाओ मेरे साथ साथ, फटाफट लिखा करो जल्दी। मैंने क्या कहा था? समझा करो धीरे, लिखा करो फास्ट।
प्राइमरी सेल बनाया ही क्यों? जब चार्ज नहीं होता तो। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ना। हाँ सही। हाँ, अब बेटा बनाया क्योंकि हर आदमी क्या है कि हर आदमी पैसे वाला नहीं होता है, तो टेक्नोलॉजी सबके लिए विकसित की जाती है। अब वो पूछ रहा है तब बता रहा हूं, क्योंकि जो प्राथमिक सेल है बैटरी घड़ी में डलता है वो 5 से 7 रुपए का 10 रुपए का आता है, ठीक है, और वो 2 साल तक चल जाता है, ना कोई चार्ज करने का झंझट है, खरीद के लाए और लगा दी। एक गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है पैसे को मैनेज करना टेक्नोलॉजी के साथ में। एक ये वाला जो सेल है जो मैं काम में ले रहा हूं, इसके अंदर एक जो सेल है वो लगभग 250 से 300 रुपए का आता है, द्वितीयक सेल है, सेम उसी स्ट्रक्चर का है, उसी ऐसी संरचना है, इसमें भी ऐसी संरचना का सेल, लेकिन ये 250 से 300 रुपए का सेल आता है, द्वितीयक सेल है। एक बात तो ये कि वो सस्ता पड़ता है, ये महंगा पड़ता है। दूसरी बात, 300 रुपए का मैं सेल ले भी आया तो फिर चार्ज कहां से करूंगा, तो मेरे को इसका चार्जर लाना पड़ेगा। अब चार्ज लाऊंगा तो 500-700 रुपए से कम चार्जर नहीं आएगा इसका, तो मेरे तो एक सेल पड़ गया 1000 रुपए का। अब यदि मेरे को 2-3 सेल की जरूरत है तो वो महंगा पड़ गया ना। अब 1500 रुपए देना आसान है या 8 रुपए देना आसान है? तो एक तो ये कारण है, समझे चीज। कम समय के लिए एक द्वितीयक सेल होते हैं, जल्दी जल्दी चार्ज डिस्चार्ज होते हैं, तो ये जल्दी इनकी लाइफ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो एक ही तरफ चल रहे होते हैं, इसको देखो बार बार चार्ज करते रहते हैं, यहाँ पर करते रहते ना, लेकिन वो सेल कई बार 2-2 साल भी चल जाते हैं, बिल्कुल स्लो काम करते हैं, धीरे काम करते हैं, बहुत सारे कारण है। अब पॉइंट पे आ जाते हैं, आपने लिख लिया। अब आपको ऑक्सीकरण, मैंने क्या कहा था, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कुछ बातें हैं जो पीछे बैक जा रहा हूं मैंने रेडॉक्स में पढ़ाई है। मैंने एक लाइन पढ़ाई है कि जितने भी अमलगम होते हैं उनमें ऑक्सीकरण अंक हमेशा 0 होता है। लिखवाया था क्या? जितने भी अमलगम होते हैं उनमें ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, 0 होता है। यहां पर जेडन के साथ में Hg ब्रैकेट में रख रहा हूं, मैं इसलिए रख रहा हूं कि यहां Hg का काम नहीं है, यहां काम केवल किसका है, जेडन का है, ये इसके साथ मिला हुआ है। तो यहां जेडन का ऑक्सीकरण अंक बेटा क्या है, 0। यहां जेडन का ऑक्सीकरण अंक क्या है, आराम से देखो यहां पर +2 है, क्या है, +2। तो जेडन का यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। रही बात आगे, इधर आ जाओ, यहां HgO में Hg का ऑक्सीकरण अंक +2, समझ रहे मेरी बात। और इधर Hg अकेला आ गया तो क्या हो गया, 0। अकेले का सबका 0 होता है, तो यहां +2 से बेटा किस में चला गया, 0 में। क्या हुआ, अपचयन। आपको पूछा जाए कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो जिंक का हो रहा है, या तो जिंक का हो या जिंक अमलगम, समझ गए चीज। ऑक्सीकरण हो रहा है, और अपचयन किसका हो रहा है, तो मरकरी का हो रहा है, या तो HgO कह दो और या Hg+2 कह दो, Hg+2 का, या फिर ऐसे कह दो कि मरकरी जो है वो +2 से 0 में परिवर्तित हो रहा है, जिसके कारण इसका क्या हो रहा है, अपचयन। अपचयन होता है वो क्या होता है, कैथोड, और ऑक्सीकरण वो क्या होता है, एनोड। समझ गए। यदि इसमें आपको कोई कॉमन चीज नजर आती है तो उसको कैंसिल करके संपूर्ण अभिक्रिया लिख सकते हो। मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अपने सिलेबस में दे रखा है, इसलिए संपूर्ण सेल अभिक्रिया, पूरे सेल की अभिक्रिया है, वो क्या लिखोगे बेटा, तो H2 से तो H2 कैंसिल हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल, OH से OH भी कैंसिल, तो क्या बचा, ZnHg, और भी कुछ है क्या, प्लस HgO इज इक्वल, क्या बचा हुआ है, ZnO प्लस Hg, सही है। Zn जो है वो Zn यहां कितना था बेटा, 0, और यहां कितना है, +2, क्लियर। Hg क्या था, +2, यहां 0, और ये अपचयन, क्लियर हो गई बात। हाँ लिख लो फटाफट से, जल्दी से लिख लो बेटा। घड़ी में सेल डलवाया और घड़ी 3 दिन बाद में फिर से खराब हो गई, हाँ तो घड़ी सही कराओ बेटा, सेल की क्या गलती है बेचारे की, या उस सेल को दूसरी घड़ी में डाल करके देखो, दूसरी घड़ी चल रही है तब तो सेल सही है, और वो घड़ी भी नहीं चले तो फिर सेल खराब है।
क्रॉस चेक कर लिया करो। कई बार किराने की शॉप पे जाते हो आप, चिप्स की थैली भरी हुई आती है हवा से, है, और फिर आप कहते हो कि दुकान वाला कहता है कि नहीं फटी हुई नहीं है, हवा हवा तो अभी तो निकले, हवा तो कैसे में निकल जाए। आपको नहीं लेनी है, क्योंकि हवा निकल चुकी, नाइट्रोजन गैस निकल चुकी, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन क्रियाशील होती है, इसका मतलब वो चीज खराब होना शुरू हो चुकी है। ध्यान रखना, किसी भी चिप्स की थैली, कोई भी कुरकुरे कोई भी लेते हो, यदि उसमें हवा नहीं है, हमें नहीं पता वो कितने दिन से नहीं है, हो सकता है 5 दिन से नहीं हो सकता है 10 दिन से नहीं हो, 1 सेकंड भी यदि हवा निकल गई थी, उसके 1 सेकंड बाद से वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो गया है। अब उस चीज को बच्चों को ला करके खिला देते हो और फिर कहते हैं कि बच्चा उल्टियां कर रहा है, चिप्स खा ली थी। चिप्स खाने से उल्टियां नहीं कर रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो गया, उस चिप्स को खा लिया उसने, इसलिए उसके उल्टियां हो रही है। इसलिए जब चीज खरीदते हैं, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने विकृत गंधिता, नाइट्रोजन गैस, तो इन चीजों को अप्लाई किया करो बेटा लाइफ के अंदर। एप्पल आती है, उसको काट करके रख देते हैं, आप उसको 5 मिनट के लिए रख करके देखो आप, वो ब्राउन कलर की हो जाती है, भूरे कलर की। बनाना है, उसको छील करके रख दो आप, वो थोड़ी देर बाद में खराब हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। वो सब ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ऑक्सीजन से क्रिया कर रहे हैं। इतनी खतरनाक होती है ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा क्रियाशील गैस। तो कहने मतलब जिन चीजों को अपने बड़ा पढ़ चुके हैं और उनको यदि काम में नहीं ले रहे, तो अपन लोग पढ़े लिखे गंवार हैं, अनपढ़ गंवार तो अलग है, पढ़े लिखे गंवारों की कैटेगरी में आ जाते हैं। हो गया, चलो इसके नीचे एक लाइन लिख लो फटाफट से, फटाफट लिख लो। इस सेल का सेल विभव, इस सेल का सेल विभव, इस सेल का सेल विभव लगभग 1.35 वोल्ट होता है। इसके सेल विभव को अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये पूछ लेता है कई बार। इस सेल का सेल विभव लगभग 1.35 1.35 वोल्ट होता है, तथा यह वोल्ट, यह विभव, तथा यह विभव, यह विभव संपूर्ण कार्य अवधि में, संपूर्ण कार्य अवधि में स्थिर रहता है, संपूर्ण कार्य अवधि में स्थिर रहता है। होगा तो अचानक बंद होगा ये, और काम कर रहा है तब तक कर रहा है, और फिर बंद होगा तो अचानक से बंद हो जाएगा। समझ गए चीज, विभव में कोई कमी नहीं आती, इनके विभव में कमी आती रहती है धीरे धीरे, ठीक है। कई बार देख दीवार घड़ी पीछे हो जाती है, 15-20 मिनट पीछे हो गई, फिर उसको आगे करते हैं, फिर पीछे हो जाती है। समझ गए चीज, हाँ, ये संपूर्ण कार्य स्थिर रहती है। अब एक नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के लिख लो फटाफट से। नोट लगा के लिख दो, इसका उपयोग स्वर्ण यंत्रों में, स्वर्ण यंत्रों में स्वर्ण यंत्रों में तथा तथा छोटी घड़ियां, जो हाथ घड़ी की बात करें, छोटी घड़ियां, छोटी घड़ियां जिनमें विद्युत की कम आवश्यकता होती है, जिनमें विद्युत की कम आवश्यकता होती है, कम आवश्यकता होती है। विद्युत की क्या होती है, कम आवश्यकता होती है। बस, कितने हो गए, कितने हो गए, 2 हो गए। दूसरा द्वितीयक सेल लिखो, द्वितीयक सेल, ये प्राथमिक सेल में 2 ही थे, दोनों हो गए। द्वितीयक सेल में कितने हैं, इसमें भी 2 ही है। पहला कौन सा है, सीसा संचायक सेल, लगाओ पॉइंट फटाफट से। सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। ध्यान से समझना एक बार,
जो मैं बता रहा हूं। हाँ, देख लो मैं एक बार क्या कर रहा हूं, डिजाइन बना रहा हूं। हाँ, बहुत बढ़िया डिजाइन बनाता हूं। पेंटर था पहले। क्या था? पेंटर। दीपावली पे कलर करता था। हाँ, ध्यान दो पहले इधर। मैं बात कर रहा हूं शीशा संचायक सेल की। ये बैटरी है, बड़ी बैटरी, जो गाड़ियों में काम में लेते हैं, इन्वर्टर में काम में लेते हैं। वो बड़ी वाली उधर लगी हुई ना, वो ऊपर। हाँ, बड़ी बैटरी 12 वोल्ट की होती है लगभग, ज्यादातर जगह पे 12 वोल्ट की होती है। पुरानी बैटरियां ले लेते हैं कम पैसे में, और फिर नई बैटरी अपने को दे देते हैं ज्यादा पैसे में। यही करते हैं। वो पुरानी बैटरी क्यों लेते हैं? क्योंकि वो एक बाहर का कवर नया लगाया और उसके अंदर 38% का H2SO4 विलियन डाल दिया और वो नहीं बन गई। समझ गए चीज? इसमें केवल 3 चीज है बस, इस सेल में और बैटरी में कुछ भी नहीं आता है। ये जो बाहर का कवर ले लिया ना प्लास्टिक का, इसके अंदर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं जिनको अपन प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्लेट। 1 प्लेट, 2 प्लेट और ये 3 प्लेट, और 1 प्लेट, ये 2 प्लेट और ये 3 प्लेट लगा दिए। 3 प्लेट एक जैसी लगाई, 3 प्लेट एक जैसी लगाई मैंने, पता लगा क्या? हाँ, एकांतर क्रम में एक छोड़ करके एक। ये तीनों एक ही जैसी समान धातु की बनी हुई, ये तीनों भी समान बनी हुई। ये जो प्लेट हैं, ये वाले तीनों प्लेट, 3 की जगह 4 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। मैं 3, क्योंकि मैं 12 वोल्ट की बैटरी बना रहा हूं। कितने वोल्ट की? 12 वोल्ट की। और आपके 12 वोल्ट की बैटरी अपने को चाहिए। हाँ, अब इन तीनों को जोड़ना है, तो इन तीनों को इस तरीके से देखो जोड़ देते हैं, इस तरीके से जोड़ दिए, और ये एक इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। जो बाहर प्लस और माइनस दिखते हैं ना अपने को, बैटरी के बाहर एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, वो ये टर्मिनल होते हैं अंदर जोड़ करके। जो दूसरे वाले हैं उनको भी ऐसे ही जोड़ देते हैं, इस तरीके से। ये इसके साथ इसको जोड़ दिया, इसके साथ इसको जोड़ दिया, ये इसको साथ जोड़ करके ये ऐसे जोड़ दिए। इसमें इस तरीके से, इसमें जो 3 प्लेटें समान है, एक जैसी हैं, व्हाइट वाली, वो बेटा पीबी की प्लेट होती है। क्या होती है? पीबी की प्लेट। पीबी की प्लेट बोलते हैं, पीबी की लेड की बनी हुई होती है। और दूसरे वाली, ये पीले वाली जो तीनों हैं, ये PbO2 की प्लेट है। किसकी प्लेट है? PbO2 की। बस, और इसके अंदर कुछ नहीं होता, बाहर का कवर होता है और ये प्लेटें होती हैं। एक पीबी की, 3 पीबी की प्लेट है एकांतर क्रम में, 3 PbO2 की प्लेटें हैं एकांतर क्रम में। इनमें जो पीबी है, पीबी की प्लेट, वो एनोड का काम करती है। किसका काम करती है? एनोड का। एनोड प्लस होता है या माइनस? क्या होता है? माइनस होता है। तो ये तीनों मिलकर के ये एक टर्मिनल बनाते हैं, टर्मिनल बोलते हैं, और ये एनोड का काम करते हैं। पीबी की प्लेटें तीनों, तो बाहर जो माइनस दिख रहा होता है बैटरी के बाहर माइनस, वो एनोड होता है। और ये जो है अपने पास में जो PbO2 की प्लेटें हैं, वो क्या है बेटा? कैथोड है, ये प्लस होता है। ठीक है, इस तरह का। अब इसके अंदर क्या भरा जाता है? आप कहते हो कि बैटरी के अंदर पानी कम हो गया, कोई कहता है बैटरी के अंदर एसिड डाला जाता है, बोलते हैं ना। तो कोई इसको पानी बोलता है, कोई इसको एसिड बोलता है। इसके अंदर डाला जाता है H2SO4। क्या डाला जाता है?
H2SO4, लेकिन वो H2SO4 38% H2SO4 का जलीय विलयन होना चाहिए। 38% का विद्युत अपघट्य के रूप में काम करता है ये, इसके रूप में विद्युत अपघट्य के रूप में। कितना बताया मैंने? 38%। 38% जानते हो क्या? यदि आपको 100 ml इसके अंदर डालना है बैटरी में, तो आपको 38 ml तो लेना पड़ेगा H2SO4, और 100 में से बाकी जो बच गया वो लेना पड़ेगा जल। कितना बच गया? 62 बच गया क्या? 62 बच गया ना? तो 38 ml H2SO4 और 62 ml जल लेकर के और उसको मिला देंगे तो वो 100 ml हो गया। उस 100 ml के अंदर 38% H2SO4 का हो गया, वो हो गया। किसी को चाहिए कि बैटरी बड़ी है, 1 लीटर के लगभग आ जाएगा, तो 380 ml तो क्या ले लो? H2SO4, और 620 ml ले लो जल, और मिला करके एक विलयन बना दिया गया। सबसे बेस्ट विलयन होता है बैटरी के लिए। अब हम कहें कि बाहर से हम H2SO4 लेके आए और डाल दिए, वो 3% का नहीं था। कितने परसेंट का? 3% का ही नहीं है। फिर कहते हैं कि बैटरी काम नहीं कर रही है। बैटरी काम इसलिए नहीं कर रही कि आपने जो डाला वो किस तरीके का विलयन था। 5% का H2SO4 डाल दिया। भाई असली काम तो H2SO4 का है, जल का काम है ही नहीं। यही है, यही इसके अंदर नहीं है, तो फिर कहां से अभिक्रिया होंगी? तो 38% H2SO4 क्यों चाहिए? क्योंकि ये अभिक्रिया जब करता है तो इसके अंदर, यहां से जो बातें बताने जा रहा हूं काम काम की, जो पीबी है वो PbSO4 में बदलता है। ध्यान से समझना, पीबी है वो इस H2SO4 में से SO4-2 लेता है और PbSO4 में बदल जाता है। इधर PbO2 था, दूसरे में क्या था बेटा? PbO2। अभिक्रिया पूरी लिखूंगा मैं अलग से, समझ चीज, अभी मैं समझा रहा हूं केवल शॉर्ट में, ताकि आपके दिमाग में ये भी PbSO4 में बदल जाता है। कुल मिलाकर के PbSO4 बन रहा होता है अंदर बहुत सारा, और जब PbSO4 बनेगा तो SO4 चाहिएंगे कि नहीं चाहिएंगे? तो 38% H2SO4 का होगा तो उसमें बहुत सारे SO4 होंगे। बात समझ गए? अब आपने 5% H2SO4 का डाल दिया, फिर कहते बैटरी काम नहीं करेगी। भाई इतना डाला था, इतना खत्म हो गया वो तो, समझ गए जी? जितना खत्म हो गया बैटरी उतनी चार्ज हुई थी, थोड़ी देर बाद में वापस से डिस्चार्ज हो जाती है। लगाते हैं बैटरी, कहते हैं बैटरी फुल चार्ज दिखा देती है आपको, क्योंकि इतना ही था काम, हो गया उसका। तो 2 मिनट में फुल चार्ज हो गई, और 2 मिनट में फिर क्या हो गई? डिस्चार्ज हो गई। समझ गए जी? कुल मिला करके ये चीजें होनी चाहिए। अब यहां पर इनसे गौर से आप एक चीज देखोगे ना, तो आपको ये पता लगेगा कि पीबी का ऑक्सीकरण यहां 0 था, और यहां क्या हो रहा है? +2। 0 से +2 का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? पीबी का। तो पीबी की प्लेटें जितनी भी हैं वो क्या कर रही थी? ऑक्सीकरण कर रही थी, इसलिए यहां पर ये क्या है? एनोड है। समझ गए? लेकिन PbO2 की जो प्लेटें थी वो पीबी यहां पर +4 में है, गौर से देखो, है कि नहीं है? और यहां क्या है? +2। क्या हो रहा था इसका? अपचयन हो रहा था, इसलिए किसका काम कर रहे थे? कैथोड का काम। मेरी बात समझ गए क्या? हाँ। जैसे जैसे बैटरी को काम में लेते हैं H2SO4 के घनत्व में कमी आती है। H2SO4 काम में ले रहे हैं तो SO4 खत्म हो रहा है, तो H2SO4 की कमी आती है, इसलिए बार बार हमें H2SO4 डालने की जरूरत पड़ती है। क्लियर? फटाफट बना लो चित्र, फटाफट, और बाकी की बात करेंगे कल। हाँ, ये गुड़िया कह रही है सर आपके कितने टॉपिक और बाकी हैं? सबसे कर दूंगा मैं, टेंशन नहीं लेना है। पेपर देना मेरे को। हाँ, पेपर है किसी के पास? मेरे को देना। हाँ, आज आपको एक दिन का और मौका दे दिया मैंने। आज आप इस पेपर को जाकर के थोड़ी बारीकी से और देख ला, और आंसर की है वो वहां पर जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक नहीं लगेगी, ठीक है? तो आप आराम से जाकर के देखना। यदि कोई गड़बड़ है तो अपन जरूर करेंगे, और कल अपन सोल्व करवा देंगे। गड़बड़ किस में है? फर्स्ट क्वेश्चन ही अभी देखते हैं, अभी देख लेते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है।
पहले मैं इसको सेव कर देता हूं। ट्वेंटी 24 वोल्ट का है। हाँ, ये बेटा मैं कल लिख पाऊंगा बेटा, कितने वोल्ट की बैटरी बनेगी। ये कितने लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 12 वोल्ट की बैटरी है बेटा। एक प्लेट 2 वोल्ट उत्पन्न करता है। यदि 4 लगाओगे तो 8 वोल्ट, 6 लगाए हैं तो 12 वोल्ट, 24 वोल्ट के लगाओगे तो 12 प्लेटें लगानी पड़ेगी।